हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू MIC क्लासेस। आज की क्लास हम शेर व शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। कोई शहर था जिसकी एक गली, कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट को पहचानती थी। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट को पहचानती थी। एक दरवाज़ा था मेरे नाम का, एक खिड़की मुझे जानती थी। तो चलिए इसी शेर व शायरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th की फिजिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आपका रहा इलेक्ट्रो और ये रहा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। तो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं उसमें हम जो है चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद जब हम 3rd चैप्टर में एंट्री मारेंगे तो फिर वहाँ से हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये 2 जो चैप्टर होंगे, पहले और दूसरे चैप्टर, इसमें चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में जितने भी बॉडी हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं। तो ये रहा आपका एटम, है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं एटम। हिंदी में बोलते हैं परमाणु। और इस एटम में जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में आपके क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके इस एटम में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से किसी भी एटम में जो 3 पार्टिकल आपके होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर आपका हो गया न्यूट्रॉन, और ये आपका हो गया प्रोटॉन। तो इस तरीके से हमें पता चला कि किसी भी एटम में 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया इनके म्यूचुअल बिहेवियर के बारे में, कि अगर ये इनको पास पास रखा जाता है तो ये कैसा इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपके म्यूचुअल बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस बात पे हमको हमारा जो बिहेवियर है वो आपके प्रति कैसा है, या फिर आपका बिहेवियर हमारे प्रति कैसा है, इसको जानने के लिए हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके म्यूचुअल बिहेवियर को समझने के लिए इनको पास पास रखा गया। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा गया, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास रखा गया, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रखा गया, और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा गया, और इसी तरह प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा गया। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन से दूर भागने लगा। जब प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास रखा गया तो वही फिनोमिना इनके साथ भी हुआ कि प्रोटॉन से दूर भागने लगा। और इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रखा गया तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा गया और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा गया तो इसमें कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से जब हमने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा तो जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगे तो इसको हमने नाम दिया कि इनके बीच में एक बल काम कर रहा है
और उस बल को हमने नाम दिया रिपल्सन फोर्स। तो ये आपका हुआ रिपल्सन फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। और जब प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ रखा गया तो यहाँ भी वही देखने को मिला कि एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, और इस दूर भागने की प्रकृति को भी नाम दिया गया रिपल्सन। हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रखा गया तो ये देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। इस फिनोमेना को हमने नाम दिया कि इनके बीच में जो बल काम कर रहा है उसको हमने नाम दिया अट्रैक्शन फोर्स या फिर आकर्षण बल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने अट्रैक्शन फोर्स नाम दिया। आकर्षण बल। इसी तरीके से जब हमने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा या फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा तो हमने देखा कि यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने लिखा कि नो फोर्स। ठीक है, तो इतनी कहानी हुई कि हमने यहाँ देखा कि किसी भी एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनके म्यूचुअल बिहेवियर की बात करें तो जब हम प्रोटॉन को हमने प्रोटॉन के पास रखा और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रखा, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर भाग रहे थे और इनके बीच में एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है जिसको हमने नाम दिया रिपल्सन फोर्स। इसी तरह प्रोटॉन को जब प्रोटॉन के पास रखा तो हमने देखा कि एक दूसरे से दूर भाग रहे थे और इस फिनोमेना को हमने नाम दिया रिपल्सन फोर्स, यानी कि इनके बीच में एक बल काम करता है जिसका नाम है प्रतिकर्षण बल। और जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के बीच पास रखा गया तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो है अट्रैक्शन फोर्स। तो इतना नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक मैथमेटिकल एनालिसिस किया गया जिसको नाम दिया गया चार्ज। चार्ज की अगर बात करें तो वो आपके पास था नेगेटिव, दूसरा था पॉजिटिव और तीसरा था न्यूट्रल। हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, इसको बोलते हैं धनात्मक और इसको बोलते हैं उदासीन। तो ये चार्ज, ये हल्के चार्ज होते हैं नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज दिया गया वो नेगेटिव था, प्रोटॉन को जो चार्ज दिया गया वो पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज दिया गया वो नेगेटिव था, प्रोटॉन को जो चार्ज दिया गया वो पॉजिटिव था और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव था। न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये आपका उदासीन कहलाया। तो ये तो बात होगी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, और जब हम बड़े बड़े चार्ज की बात करेंगे तो कैसे किसी भी बॉडी पर हम चार्ज की गणना करेंगे या बात करेंगे, वो चलिए उस चीज़ को देखते हैं। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट करिए फिर मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए हम एक एटम को एज्यूम करते हैं। इस बात को समझने के लिए, चार्ज की फिनोमेना को समझने के लिए हम एक एटम को एज्यूम करते हैं जो कि हमारे पास सोडियम। आपकी जो मर्जी होगी वो ले लीजिएगा, फिलहाल हम सोडियम को ले रहे हैं। ठीक है, सोडियम को रिप्रेजेंट करना आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर में। ये होता है Na11 और 23। ठीक है, ये यहाँ पे जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर
हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु क्रमांक। यहां पे जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, अरे कोई बात पूछ रही है तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ इसमें नहीं आने वाली है ना, आएगी भी तो बहुत हल्की आएगी। ठीक है, तो जो भी बातें रहेंगी पूछ सकते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है भाई? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ जब भी हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की चर्चा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो वेट होता है बहुत ही हल्का होता है ना। प्रोटॉन का जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन के वेट का 1837 गुना होता है ना, इसलिए जब हम बात करते हैं वेट की तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है वेट में, इसीलिए वहाँ हम फिर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। और एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका जो वेट है बहुत ही कम होता है और बहुत ही हल्का होने के कारण उसको नगण्य मान लेते हैं हम। बात करें एटॉमिक नंबर की तो जो भी किसी बॉडी पे अगर चार्ज की हम गणना करेंगे तो वहाँ जो योगदान रहता है वो इलेक्ट्रॉन का ही ज़्यादातर योगदान रहता है। इस बात को हम आगे भी आपको समझाएंगे। कल की क्लास में हमने बताया हुआ था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो कोई भी एटम अगर आवेशित हो रहा है, उस पर कोई चार्ज आ रहा है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे इस चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल सोडियम का एक एटम लिया है, तो ये हमारे पास है सोडियम। हमने सीखा कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ 11 प्रोटॉन है तो 11 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर में हमने क्या देखा था? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम इस एटम पे कुल आवेश की बात करें, इस एटम पे कुल आवेश की बात करें, नेट चार्ज, कुल आवेश, तो कितना होगा भैया? ये 11 प्रोटॉन प्लस का 11 और 11 ही इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 11 कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब यहाँ कोई भी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिली, 0 देखने को मिला। और ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी एटम पे नेट चार्ज, नेट आवेश 0 होता है तो उसको हम नाम देते हैं वो न्यूट्रल है, यानी कि कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। तो इसको हम लिखेंगे कि ये जो है न्यूट्रल है, आपका क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होगा। किसी भी एटम पे अगर किसी भी एटम पे जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हो? इलेक्ट्रॉन है। तो वो आपका कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा?
उदासीन होगा। कहानी यही नहीं रुकी, इस पे और एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया इसमें? ये किया गया कि हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। क्या किया भाई? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो फिर क्या कहानी देखने को मिली? पहले कितने प्रोटॉन थे? 11। तो अभी भी कितने प्रोटॉन होंगे? 11। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। तो हम इस पे जब नेट चार्ज की बात करेंगे, कुल आवेश की, तो नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश कितना होगा? प्लस का 11, प्रोटॉन क्या होगा? प्लस का 11, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? माइनस का 12। कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 1। और इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। इस एटम पे कौन सा चार्ज आ गया है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। हमने यहाँ क्या देखा? अगर किसी एटम पे, किसी भी परमाणु पे जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हो? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। लेकिन किसी एटम पर अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हुई? कम है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो? ज़्यादा हो, अधिक है, तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश। कहानी यही नहीं रुकी, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें डाला था, ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो अब क्या सिचुएशन देखने को मिल रहा है? पहले कितने प्रोटॉन थे? 11। तो अभी भी कितने प्रोटॉन हैं? 11। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। और अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, है ना। तो ये आपका रहा 11 प्रोटॉन। नेट चार्ज की यहाँ बात कर ले हम। नेट चार्ज कितना प्रोटॉन है भाई? प्लस का 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 10। तो नेट चार्ज आपको कितना देखने को मिलेगा? तो इस सिचुएशन को जब प्लस में आता है तो इसको हम बोलते हैं, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक आवेश। ठीक है, चलिए भाई एक जादू दिखाते हैं। एक थोड़ा सा पेज दो, टुकड़ा पेज का। ठीक है, एक पेज का थोड़ा सा टुकड़ा दो। हाँ, छोटा सा दीजिए। नहीं, देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं? ये हमारे पास मार्कर है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? अपने बाल पे रगड़ने जा रहे हैं। ये है ना, ऐसे 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 हम रगड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अरे भाई पकड़ लिया, कायदे से पकड़ लिया। बाल में तेल लगा रहता तो अच्छा सा आओ। पेन, हाँ पेन दो जरा। ठीक है, ये देखिए पेन को हम रगड़ रहे हैं ना। अब होता क्या है, इस पे चार्ज, ये देखिए पकड़ रहा था ना, गिर गया। इसको और हल्का कर लेते हैं। टेंशन नहीं लो, इसको एडिट कर देंगे, है ना। ये देखिए ऐसे 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 रगड़ रहे हैं ना भाई। अरे बस ये देखो पकड़ लिया ना भाई। हाँ पकड़ लिया था। तो इसमें कैसे पकड़ लिया, है ना। इसको कैसे पकड़ लिया, इस बात को समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने इस पेन को, यानी कि पेन दो भाई, पेन ले लिया, पेन ले लिया। ये पेन था ना, पेन को हमने क्या किया? बाल में रगड़ा। तो पेन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? हमारे बाल में चला गया। पेन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? हमारे बाल में। तो यहाँ पेन में इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई? कमी आ गई ना। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ चुका था? धनात्मक, पॉजिटिव ना। अब वो कैसे कागज को जो है अपनी तरह अट्रैक्ट कर लिया। तो इंडक्शन एक फिनोमेना है। इंडक्शन के द्वारा वो कागज भी आवेशित हो जाता है। हम आपको अभी
इसके बाद में बताएंगे, तो उसी फिनोमिना से उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ में आया? तो इसको हम अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहानी कैसे हुई है, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था ना भाई, चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज की, है ना, किसकी बात करें, निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज देखने को कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? प्रोटॉनों की ना, बिल्कुल भैया, प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ का सिचुएशन है पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? जब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, अरे क्या कर रहा है भाई, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा, और कौन कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आया? और न्यूट्रल के केस में क्या था, दोनों इक्वल, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आया? तो एक बार हमारे साथ जो है सोनू निगम की आवाज़ में गाना गाइए कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में अगर जितने ही प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा? जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हुए, इलेक्ट्रॉन। तो एटम पे कौन सा चार्ज होगा, उदासीन। लेकिन किसी एटम में अगर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, ज़्यादा हुई और प्रोटॉनों की संख्या कम हुई। किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हुई तो वो कैसा चार्ज आएगा, उस पर निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव। और किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हुई तो कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ज़्यादा हुई तो निगेटिव और कम हुई तो पॉजिटिव। यानी कि सारा खेल यहाँ किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन भी कहीं हमने निकाला था, नहीं। प्रोटॉन क्या हमने कहीं डाला था, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी एटम को आवेशित करने के लिए जो पूर्ण योगदान देता है वो इलेक्ट्रॉन ही देता है। इलेक्ट्रॉन को ही हम निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही हम डालते हैं। तो ये कहानी हुई, फिनोमेना हुई किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए। अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का सही लिख रहे हैं भाई, क्वांटमीकरण। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे सुनिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ही एटम से क्या किया, बाहर निकाला, या फिर इलेक्ट्रॉन को ही एटम में अंदर डाला। क्या हमने आधा इलेक्ट्रॉन निकाला? नहीं। क्या हमने आधा इलेक्ट्रॉन अंदर डाला? नहीं। हमने पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और पूरा ही इलेक्ट्रॉन क्या किया, अंदर डाला। कभी तुम्हारा मन करे कि सर हम एटम से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आपने कहा सर 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, हमने कहा बिल्कुल नहीं। क्या निकल सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर, या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन अंदर डालेंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, या फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन अंदर डालेंगे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन अंदर डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो इंटीजर होगी। कैसे होगी, इंटीग्रल होगी। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे वो कैसा होगा, इंटीग्रल होगा। एक फार्मूला आपके पास आता है, Q बराबर एन इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉनों की इंटीग्रल वैल्यू ही टोटल आवेश आपका बताएगा। यहाँ ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Q क्या है आपका, नेट चार्ज ऑन बॉडी, नेट चार्ज
ऑन बॉडी या फिर एटम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो गया, ये यन आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। इसको भी हिंदी में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जी जी बिल्कुल, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये अगर बात करें प्रोटॉन पर आवेश की, जी जी, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये फिनोमेना हुई, अगर हम किसी भी एटम से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को अंदर डालते हैं तो वही आपका कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आज इसको यहीं तक रखते हैं, कल इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी बॉडी को कैसे हम चार्जिंग करते हैं ना, मतलब उसको आवेशित करते हैं, उसके मेथड क्या क्या है। चार्जिंग ऑफ इंडक्शन है ना, जैसे कि ये अभी जो पेन से कागज़ का जो अट्रैक्शन हुआ था वो इंडक्शन के द्वारा ही हुआ था। तो कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी बॉडी को इंडक्शन के द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं या फिर उसको जो है फ्रिक्शन के द्वारा आवेशित कर सकते हैं या फिर कंडक्शन के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।